छात्रों, आज हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की चर्चित प्रयोगवादी कविताओं नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कलगी बाजरे की तथा बाबरा अहेरी और उड़ चल हारिल में से कलगी बाजरे की कविता की चर्चा करेंगे, क्योंकि यह कविता प्रयोगवाद की प्रतिनिधि कविताओं में सम्मिलित है। प्रयोगवाद की विशेषताएं इस कविता में स्पष्टता देखी जा सकती हैं। प्रयोगवाद में जो नए प्रयोगों की संभावना हुई है, उनके संकेत हमें इस कविता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। तो छात्रों, शुरू करते हैं। हरी बिचली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। अगर मैं तुझको लजाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता। या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह। तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो सबसे पहले इस कविता की कठिन शब्दों को समझेंगे, उनके अर्थ समझेंगे कि इनमें क्या क्या अर्थ है। हरी बिछली घास, बिछली माने बिछी हुई घास, डोलती कहते हैं डोलना, कलगी, कलगी कहते हैं फूंकने के लिए, छरहरी पतली दुबली पतली बाजरे की, सांझ कहते हैं संध्या के लिए, नव आकाश के लिए, अकेली तारिका, तारिका जो आसमान में चमकती है, तारा जो है उसका स्त्री लिंग तारिका शब्द प्रयोग हुआ है। शरद ऋतु शीत ऋतु होती है, शरद ऋतु ठंड का समय होता है इसमें। भोर कहते हैं सुबह के लिए, निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंपे की, मतलब जो ओस से शराबोर हो ऐसी चंपे की कली के लिए आया है। उथला या कि सूना, अर्थात संवेदनाओं से हीन या प्रेम से हीन के लिए आया है। मेरा प्यार मैला, मैला माने झूठा या प्यार न होना, इससे संबंधित है।
उपमान ये सब प्रतीक होते हैं। उपमान वे होते हैं जो हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उपमेय उपमान से कम महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर उपमेय की तुलना महत्वपूर्ण उपमानों के साथ की जाती है। उनके प्रतीक के रूप में उनको चुना जाता है। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। कूच माने होता है चले जाना या छोड़ देना। वासन कहते हैं बर्तनों के लिए। मुलम्मा कहते हैं उसकी कलई अर्थात उसकी चमक। तो अब हम इसके संदर्भ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं नई कविता के रोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की प्रयोगवादी प्रतिनिधि कविता कलगी बाजरे की से अवतरित है। अब इसके बाद इसके प्रसंग की हम बात करते हैं। कवि नए उपमानों से अपनी प्रेयसी को उपमित करता है, क्योंकि पुराने उपमान अपना आकर्षण खो बैठे हैं। वह प्रेयसी को संबोधित करते हुए नवीन उपमानों का विधान करता है। कवि पुराने उपमानों को छोड़ना इसलिए श्रेयस्कर मानता है क्योंकि उन उपमानों में वैसी चमक और खनक अब नहीं है जो पाठक के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसलिए वह नए उपमानों को अपनाता है। प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहता है। इसकी अब हम व्याख्या देखेंगे कि तुम या तो हरी चिकनी घास जैसी हो अथवा बाजरे की कलगी जैसी हो। वह उसे संध्या के समय नभ में दैदीप्यमान एकमात्र तारिका नहीं कहता, क्योंकि यह उपमान रहस्यवादी और वायवीय हैं। वह उसे शरद ऋतु की प्रातः की ओस से नहाई कमलिनी भी नहीं कहता और न ही उसे चंपे की ताजी कली कहता है, क्योंकि कवि पुराने उपमानों के प्रति विद्रोह का भाव रखता है। वह प्रयोग करना चाहता है। इससे यह अनुमान करना उचित न होगा कि कवि का हृदय भावशून्य है अथवा प्रेम के लिए अपेक्षित गहराई नहीं है। दूसरे उपमानों के प्रयोग से यह भी नहीं समझना चाहिए कि उसके प्रेम में मलिनता आ गई है। कवि के अनुसार पुरातन उपमानों का प्रयोग न करने का कारण यह है कि वे अपना आकर्षण खो चुके हैं। वे सारहीन हो चुके हैं। उनमें न तो चमक है न ही खनक है। पुराने उपमानों में प्रतीकों में चमत्कारिक अर्थ देने वाले जो देवता थे वे उनका उल्टा अर्थ करने के कारण छोड़ गए हैं। भाव यह है कि वे प्रतीक अपनी उपयुक्त अर्थवत्ता खो बैठे हैं, सार्थकता समाप्त कर चुके हैं। जब किसी बर्तन को
अधिक घिसा जाता है तो उसकी कलई समाप्त हो जाती है। कलई से आशय है कि उसकी चमक समाप्त हो जाती है। ऐसे ही उपमान अधिक घिस जाने से उनकी चमक, उनका आकर्षण खो देते हैं। इस प्रकार कवि इस कविता में यह बताने का प्रयास करता है कि हमें कविता में नवीन प्रतीक विधानों को अपनाना चाहिए। नवीन प्रतीक विधान ही चमत्कार और आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि कविता का प्रमुख लक्षण होता है। इसकी अनुपस्थिति में कविता में ना तो कोई आकर्षण रहेगा और ना ही वह कविता रस से युक्त हो सकती है। इसलिए बार बार उदाहरण देकर कवि यह कहने की कोशिश करता है कि कवि को चाहिए कि वह नवीन प्रतीक विधानों को अपनाए। व्याख्या के उपरांत अब हम विशेष की चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी विशेष बातें हैं। कवि के अनुसार पुराने उपमान अब निरर्थक हो गए हैं, उनमें कोई सार तत्व नहीं बचा है, वे अपनी अर्थवत्ता खो बैठे हैं। कवि ने यहाँ प्रेयसी के लिए नवीन उपमानों की योजना की है, जो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है। कवि की मौलिक उद्भावनाएं दर्शनीय हैं। इस कविता में उल्लेख, उपमा, दृष्टांत आदि अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। इस कविता में प्रतीकात्मक शैली को कवि ने अपनाया है। इस कविता की भाषा खड़ी बोली व्यवहारिक हिंदी है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप यह व्याख्या संदर्भ सहित समझ चुके होंगे। धन्यवाद।